Hello, uh, good morning everyone. My name is Sanjay, and today I am going to explain the previous year asked questions uh, from e-commerce and ERP papers with in detail explanation. So, okay, so let's start from the question one. तो पहला क्वेश्चन है बेसिकली ARPANET स्टैंड्स फॉर। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि ARPANET की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है बेसिकली वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, जो कि है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आपको मैं थोड़ा ARPANET के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली ARPANET जो है वो एक यूएस एजेंसी द्वारा इस्टेब्लिश की हुई एजेंसी थी। ठीक है, इन 1969 जब रसिया ने कुछ अपना एक सैटेलाइट मिसाइल भेजा था, तो यूएस को लगा कि वो मिसाइल जो है हमारी कहीं एक्टिविटी को कहीं नोट डाउन ना कर ले, तो उसके ही रिवर्स में उन्होंने एक एजेंसी इस्टेब्लिश करी, वो है ARPANET। और यही आगे चल के ARPANET एजेंसी जो है वो एक इंटरनेट के जो जन्म के रूप में एक रेस्पॉन्सिबल के तौर पे आई। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल इज कॉमनली नोन एज। ठीक है, तो जो भी अनसॉलिसिटेड मतलब अनवांटेड, हम उन ईमेल्स को, उन कॉमर्शियल ईमेल को एक्चुअली में चाहते नहीं हैं, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं वो हमारे ईमेल एड्रेस को कैप्चर कर लेती हैं और अपने जो प्रमोशनल एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी ईमेल्स हैं वो हमको भेजती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ईमेल्स जो भी हम अनवांटेड हैं, जो कि हम एक्चुअली में उनसे कम्युनिकेट करना चाहते नहीं हैं, तो इस तरीके के ईमेल्स को बोलते हैं हम स्पैम। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें स्पैम, वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, hypertext is not any kind of commercial email. It's a basically a linkage। जब आप किसी भी एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करते हैं तो इस तरीके से जो होता है वो होता है hypertext। तो इसका सही आंसर जो है वो है स्पैम। तो स्पैम ही वो आंसर है इस जो बताता है कि जो भी अनवांटेड कॉमर्शियल ईमेल हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसका सही आंसर है स्पैम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which process of making information unintelligible to the unauthorized user। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं स्पूफिंग, स्नूफिंग, स्निफिंग एंड क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, अनइंटेलिजिबल टू द अनऑथराइज्ड यूजर मतलब इसका ये है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन और जिसको हमें एक तरीके से डिस्क्लोज नहीं करना है उस यूजर के साथ जो ऑथराइज नहीं है। तो उस केस में क्या है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको हमको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, जिससे वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक प्रोसेस यूज होता है, इसे बोलते हैं हम क्रिप्टोग्राफी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है क्रिप्टोग्राफी, विच इज ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए यूनिक। ठीक है, तो देखिए हमारे जो कंप्यूटर के नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो हर कंप्यूटर की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे कि जनरल भाषा में बात करें तो हर इंसान की आइडेंटिटी क्या है, उसका नेम। ठीक है, क्योंकि हम उसके उसके नेम से ही उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमारा कोई घर है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका एड्रेस, वो कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस सोसाइटी में है, तो ये उसका एड्रेस है। इसी तरीके से हर कंप्यूटर का एक यूनिक आइडेंटिटी होती है विच इज़ कॉल्ड द आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस इसका सही आंसर है विच इज ऑप्शन ए। आईपी एड्रेस इज बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई एनी कंप्यूटर यूनिकली। ठीक है, ऑप्शन बी जो है एचटीटीपी, वो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये प्रोटोकॉल है। ऑप्शन सी जो है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी, ये भी एक अगेन एक सिक्योर वर्जन ऑफ प्रोटोकॉल है। ऑप्शन डी है WWW जो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है आईपी एड्रेस, विच इज ऑप्शन
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, EOQ इन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री बेसिकली होता है जब जैसे कि मान के चलिए हम कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ई-कॉमर्स बिजनेस करते हैं, तो जो भी हमारा जो भी जिस जिस भी प्रोडक्ट में हम डील करते हैं या जो भी हम मान के चलिए कोई भी चीज़ असेंबल करें, तो उस असेंबल करने के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड द इन्वेंट्री। ठीक है, तो EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें जो ऑप्शन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच इज ऑप्शन बी, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज पोर्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो इम्प्लांट चिप्स, ठीक है, यानी कि जो भी हमारी इनबिल्ट चिप्स होती हैं वो, माइक्रो पेमेंट यानी कि जो भी इस तरीके से हमारे जितने भी हमारे UPI पेमेंट्स हैं, ठीक है, ऑल दिस आर कंसिडर इन द माइक्रो पेमेंट टाइप कैटेगरी। ऑप्शन सी इंटरनेट फ़ोन कॉल्स, और फ़ोन कॉल के माध्यम से वो भी क्या है एक तरीके से आपको पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी का फीचर देता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस हैं ये आपकी पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स। यानी कि अगर आपका कोई सिस्टम है, यानी कि आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है, आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि कोई बाहर से बॉम्ब है, थ्रेट है या कोई वायरस है, वो आपके इस सिस्टम में इनबिल्ट इस सिस्टम में एंटर ही ना करें। तो इसके लिए क्या है, हमारे एक कंप्यूटर सिस्टम में एक इनबिल्ट प्रोटेक्शन फीचर आता है जिसको हम जानते हैं फायरवॉल के नाम से। तो जब भी कोई इस तरीके की थ्रेट आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करती है तो फायरवॉल क्या करता है, आपको एक तरीके से नोटिफिकेशन देता है। अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। जब आप अपने एंड से उसको एक राइट्स दे देंगे अपने सिस्टम में आने के लिए, तब फायरवॉल उसके लिए पाथ बनाएगा और उसको अंदर आने देगा। तो बेसिकली आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी जितनी भी हमारी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो फीचर होता है वो होता है फायरवॉल। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर है फायरवॉल। EDI बेसिकली stands for electronic data interchange, which is a different thing regarding to the security system. Option C ERP stands for enterprise resource planning, जो कि एक तरीके से एक अलग ही टॉपिक है जो कि इस जो सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो आंसर सही आंसर है वो है फायरवॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इज इन एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट पोर्टल। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक इंटरनेट पोर्टल है, यानी कि उसकी मदद से हम ना इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हमको मिल जाती है। तो अभी इस समय हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या था, हमारा एक याहू सर्च था जिसके मदद से हम इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी को हम प्राप्त करते थे। तो मोस्टली यूज होता था, ठीक है, इस समय इसका जो यूज है वो काफ़ी कम है। तो इसका सही आंसर जो है वो है याहू। ऑप्शन ए याहू इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ द कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C2C मॉडल। तो C2C मॉडल बेसिकली होता क्या है, C2C मॉडल में एक कंज्यूमर अपनी सर्विस को देता है किसी दूसरे कंज्यूमर को बाय यूजिंग अ मीडियम। अब वो मीडियम क्या हो सकता है, वो मीडियम हमारा कोई भी ई-कॉमर्स पोर्टल हो सकता है, वो मीडियम हमारी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, वो मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सर्विस जो होगी वो एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा। तो पहला ऑप्शन है Amazon.com। Amazon.com में क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर है वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है और दूसरा कोई कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता है। तो अमेज़न जो है वो हमारा C2C मॉडल पर भी काम करता है। ऑप्शन बी जो है वो है ईबे में बेसिकली क्या होता है कि एक कंज्यूमर अपने यूज प्रोडक्ट को या न्यू प्रोडक्ट को ऑक्शन बेस्ड पे, यानी कि उसकी एक तरीके से बोली लगती है, उसकी एक तरीके से नीलामी होती है, तो उस बेस्ड पे
अपने आप को लिस्ट करता है ईबे प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा जो भी कंज्यूमर है जो उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को एक्सेस करना चाहता है, वो ऑक्शन बेस्ड पे ही उस चीज़ को ग्रैब कर लेता है। ठीक है। तो और तीसरा ऑप्शन है इसका रेंटालिक.com। रेंटालिक.com बेसिकली एक जो है यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका प्राइमरी पर्पज़ है रेंट सर्विस को देना। तो अगर कोई कंज्यूमर जिसके पास रेंट के लिए अपार्टमेंट है और वो अपने रेंट के लिए किसी ग्राहक को देख रहा है, तो रेंटालिक.com जो पोर्टल है उस पर जाके अपने आप को लिस्ट कर सकता है, और वहीं से दूसरा कंज्यूमर उस सर्विस उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो ए C2C मॉडल। तो तीनों जो हमारे ऑप्शन हैं A, B, C, वो तीनों ही C2C मॉडल पर काम करते हैं, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि Amazon.com भी C2C मॉडल पर काम करता है, eBay भी C2C मॉडल पर काम करता है, और रेंटालिक भी C2C मॉडल पर काम करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कस्टमर पे ए फिक्स्ड अमाउंट commonly month to month or quarterly or annually to get a few type of services referred to as fill in the blank e-commerce business model। मतलब इसमें यह है कि कोई भी कस्टमर है, ठीक है, कोई भी कस्टमर है, वो कोई सर्विस को ग्रैब करना चाहता है और उसका वो पेमेंट करता है, या तो मंथ टू मंथ करता है या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली बेसिस पे करता है। तो बेसिकली इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं लाइसेंसिंग, सब्सक्रिप्शन, ट्रांजैक्शन और एफिलिएट। तो लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि आपने उस चीज़ का एक बार में लाइसेंस ले लिया, ठीक है। तो इस केस में आपको जो अमाउंट पे करने की ज़रूरत है वो इस तरीके से नहीं होती, या तो आप एनुअली करते हैं या फिर आप 5 ईयर के लिए करते हैं। तो इस केस में आपको मंथली या क्वार्टरली पे करने की जरूरत नहीं होती। ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मान के चले OTT प्लेटफॉर्म है, तो उसका हमें अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए क्या है, हमको मंथली पे करना पड़ता है या क्वार्टरली पे करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन में ही हम इस तरीके का पेमेंट करते हैं। ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन होती है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं होता। ट्रांजैक्शन इज ना कैटेगरी और लाइसेंसिंग, सब्सक्रिप्शन एंड और दी जाता है सब कैटेगरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन इसका सही आंसर नहीं होना चाहिए। एफिलिएट क्या है कि मान के चलिए, जैसे कि मान के हमारा कोई भी बिजनेस है, हम किसी दूसरे पर्सन जिसकी ऑलरेडी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो हम अपने बिजनेस को उससे प्रमोट कराना चाहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द एफिलिएट। तो पेमेंट से रिलेटेड जिसमें जो सही ऑप्शन है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेसिकली जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए हम पेमेंट करते हैं, क्वार्टरली बेसिस करते हैं, मंथली करते हैं, ईयरली बेसिस करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विच इज अ सब्सक्रिप्शन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए B2B ई कॉमर्स। यानी कि इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सी जो वर्क है जो B2B से रिलेटेड नहीं करता। B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ही सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ऑर्डर को सेंड कर सकता है, उससे ऑर्डर को रिसीव कर सकता है। तो ऐसा तो नॉर्मली B2B मॉडल में होता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ऑर्डर सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। ऑप्शन बी है इनवॉइस एंड शॉपिंग, सॉरी, इनवॉइस एंड शॉपिंग। इनवॉइस और शॉपिंग में क्या होता है कि सपोज आपने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया था, उसका बिल, तो ये फिनोमेना भी नॉर्मली इस B2B मॉडल में होता है, क्योंकि जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसका इनवॉइस भी लेते हैं। तो ऑप्शन सी है ऑल ऑफ द अबव और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन क्वेश्चन जो कहता है कि इज़ नॉट अ B2B ई कॉमर्स, तो ये जितने भी ऑप्शन A, B, C हैं ये B2B के ही पार्ट हैं, लेकिन तो इसका सही आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, विच इज ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब ई कॉमर्स बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है। ऑप्शन ए है ऑटोमेट प्रोसेस, ऑप्शन बी है नो नीड ऑफ स्टोरेज गुड्स, ऑप्शन सी है ऑनलाइन सेल्स एंड सेल्स प्रमोशन, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि इसमें जो है हम अपने प्रोसेस को ऑटोमेट भी करते हैं, ठीक है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जब आप बनाते हैं तो
तो इस केस में आपको गुड्स की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो एक तरीके से आप किसी के गुड्स को आप अपने नाम से शॉप को ओपन कर सकते हैं और अपने कंज्यूमर को दे सकते हैं। यानी कि आप एक तरीके से मिडिल मैन की तरह काम करेंगे और आपका काम होगा कि राइट प्रोडक्ट शुड बी रीच्ड एट द राइट ऑडियंस एट द राइट टाइम। तो ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं इसके करेक्ट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है ई कॉमर्स इज ए कंपोजिट प्रोसेस ऑफ, यानी कि ई कॉमर्स जो है वो किन किन प्रोसेस का कंपोजिट है, यानी कि वो जितने भी प्रोसेस में मेंशन्ड हैं वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो ई कॉमर्स के साथ मिलके काम करते हैं। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी है इंटरनेट एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब यह है, ये EDI की फुल फॉर्म भी होती है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स की सेंडिंग और रिसीविंग होती है उसको ऑनलाइन वे में कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स। सेकेंड भी इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, यानी कि ईमेल, जो भी ईमेल कम्युनिकेशन आप करते हैं वो भी आपके एक ई कॉमर्स का ही पार्ट है। तीसरा इंटरनेट एप्लीकेशंस, जैसे कि अमेजन.com है, फ्लिपकार्ट.com है, ये हमारी क्या है, ये सारी की सारी इंटरनेट एप्लीकेशन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर के तीनों ऑप्शन जो हैं दीज आर द प्रोसेस विच वर्क्स टुगेदर टू मेक एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। EDI मीन्स, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि EDI की फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, EDI की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जो कि है ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन EDI स्टैंडर्ड्स। तो EDI बेसिकली रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इसके ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो X12 भी इसका एक स्टैंडर्ड है, एडिफैक्ट्स भी इसका एक स्टैंडर्ड है, X400 भी इसका स्टैंडर्ड है, जबकि TCP/IP ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP इज जस्ट अ प्रोटोकॉल एंड रेस्ट 3 आर द EDI स्टैंडर्ड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, TCP/IP इज नॉट एन EDI स्टैंडर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। ए डैश describe the flow of the information at your e-commerce site and the infrastructure that will be used in the system। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा डिज़ाइन है जो इन्फॉर्मेशन के फ्लो को डिस्क्राइब करता है आपके ई कॉमर्स में। तो पहला है सिस्टम डिज़ाइन, दूसरा है लॉजिकल डिज़ाइन, तीसरा है टेक्निकल डिज़ाइन और चौथा है फिजिकल डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन जो है वो बेसिकली जब आप इंफॉर्मेशन के फ्लो की बात करते हैं, ये इसका बाद का प्रोसेस है। तो सिस्टम डिज़ाइन तो इसका आंसर नहीं होगा। फिजिकल डिज़ाइन जो है वो बेसिकली जब आप अपने पूरे के पूरे फ्लो को क्लियर कर चुके होते हैं, अब आपको उस सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, तो उस समय फिजिकल डिज़ाइन का इस्तेमाल होता है। हाँ, जब हम लॉजिकल डिज़ाइन का यूज़ करते हैं तो उस समय हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन एक डोमेन से या एक फेज से दूसरे फेज में फ्लो करेगी, ये सारा का सारा डिस्कशन होता है हमारे लॉजिकल डिज़ाइन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विच इज अ लॉजिकल डिज़ाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स करेंटली अकाउंट्स फॉर अबाउट 97% ऑफ ऑल ई कॉमर्स रेवेन्यू। इसका मतलब ये है कि सपोज जितना भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, उस टोटल ट्रांजैक्शन का अकेले 97% जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इसके किस मॉडल से हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन है B2B, B2C, C2B और C2C। देखिए वैसे नॉर्मली जो प्लेटफॉर्म बने हैं Amazon.com है, Flipkart.com है, ये बेसिकली हमारे कंज्यूमर के लिए बने हैं, ठीक है। तो नेट रेवेन्यू जो जनरेट हो सकता है सबसे ज़्यादा वो तो B2C से हो सकता है, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो है B2B, क्योंकि इसके पीछे कारण जो है, क्योंकि देखिए कोई भी एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस से अट्रैक्ट करता है तो वो ट्रांजैक्शन जो है एक लार्ज लेवल पर करता है,
उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो अगर उस अमाउंट को एक्यूमुलेट करेंगे तो वो उस केस में जो उसका जो टोटल अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो अगर इस बेस में देखा जाएगा तो इसका सही आंसर है B2B, जो कि है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, विच इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? तो बेसिकली इंटरनेट जो है एक इट्स अ वास्ट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि हमारे बहुत सारे जब नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो यही हमारा इंटरनेट बन जाता है। तो ऑप्शन पहला है वो है सिंगल नेटवर्क, क्योंकि सिंगल नेटवर्क तो खाली एक नेटवर्क ही रहेगा, वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। ऑप्शन सी, इंटरकनेक्टेड ऑफ लोकल नेटवर्क्स। ऑप्शन डी, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए इंटरनेट किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का ही नेटवर्क होगा या वाइड एरिया नेटवर्क का ही नेटवर्क होगा या पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का ही होगा। ठीक है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। वो नेटवर्क हमारा कुछ भी हो सकता है, वो हमारा पेन भी हो सकता है, वो हमारा लैन भी हो सकता है, वो हमारा मैन भी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है विच प्रोटोकॉल्स परमिट्स यूजर्स टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम सर्वर टू देयर क्लाइंट कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि फाइल को ट्रांसफर में हेल्प करता है, कहाँ से, सर्वर से, और कहाँ पर, क्लाइंट के कंप्यूटर में। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जैसे कि नाम से ही स्पेसिफिक है, इसका जो सही आंसर होगा FTP। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP और SMTP जो है, HTTP जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए होता है। SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये वाला प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली हमारे ईमेल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ करंट इंटरनेट? ठीक है, इसका मतलब ये कि आज के समय में इंटरनेट की जो है इनमें से क्या लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है इनसफिशियंट कैपेसिटी थ्रू आउट द बैकबोन। ऑप्शन बी, नेटवर्क आर्किटेक्चर लिमिटेशन। ऑप्शन सी, इनसफिशियंट रीच। और ऑप्शन डी, बेस्ट एफर्ट QoS। तो इसका सही आंसर इनसफिशियंट रीच, विच इज ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए जो है ना, आप आज के समय में इंटरनेट की मदद से आप कहीं भी किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, तो रीचेबिलिटी का तो इसमें कोई बैरियर है ही नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, इनसफिशियंट रीच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक वैल्यू ऑक्शन इज मेनली अप्लाइज टू। ठीक है, तो यानी कि अगर हम मान के चलिए, ऑक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, और नीलामी किसी भी प्रोडक्ट की हम बोली लगाते हैं। तो इस पर्टिकुलर मॉडल पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसको बोलते हैं ईबे। तो उस ईबे में बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, सेकंड हैंड प्रोडक्ट जो हैं, उस सेकंड हैंड प्रोडक्ट को हम उस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और उसको नीलामी के माध्यम से बेचते हैं। तो ये सारा का सारा काम ईबे करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी, विच इज अ सेकंड हैंड प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू एंड डिसरप्टिव वेब फीचर्स और सर्विसेज? तो देखिए इसका जो मतलब है कि जो इस समय जो जो फीचर जो है वो नया है और बहुत सारा डिमांड में है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है XML और है डिफसर, ब्लॉक्स और CDMA। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ब्लॉक्स, विच इज ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट। ठीक है, इन चारों में से ऐसी किसको छोड़ के सारी की सारी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है? तो वाईफाई। ठीक है, वाईफाई का इस्तेमाल हम नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए करते हैं। ब्लूटूथ से हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से 10 मीटर की रेंज में कनेक्ट करते हैं, विच इज ऑल्सो ए नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजी। जिगबी इज ऑल्सो ए नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजी, बट गीगा पॉप जो है वो हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, इट्स नॉट अ एक्सेस नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजी, इट्स अ पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है गीगा पॉप है, और गीगा पॉप जो है वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो आंसर जो है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज अ गीगा पॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
रिलेटेड टू सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से हमारी ऐसी कौन सी जो मैकेनिज्म है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए बेसिकली ऑप्शन ए जो है वो है इनक्रिप्शन। इसमें जो जैसे हमारी कोई भी स्ट्रिंग है या हमारी कोई भी पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, उसके टैग्स को इनक्रिप्ट कर देते हैं। इससे क्या है, कोई भी अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस कर ना पाए, और कर भी ले तो उसको रीड ना कर पाए। और बी डिक्रिप्शन है, जब वो इनक्रिप्टेड जो भी हमारी स्ट्रिंग है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, उसको हमें अगर आगे रीयूज करना है तो वो हमारी जो है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगी, तो उसको रीड करने के लिए हम अगेन उसको क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो टेक्निक है ये क्रिप्टोग्राफी का ही पार्ट है। तो इसमें क्या है कि हम एक स्ट्रिंग को एक अनरीडेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद वो स्ट्रिंग जो अनरीडेबल कोड में है कन्वर्टेड है उसको हम फिर रीडेबल में कन्वर्ट करते हैं, विच इज डिक्रिप्शन। ऑप्शन सी जो है वो है ई कैश। इसमें क्या है, हम कैश को जो ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसको बोलते हैं ई कैश। ठीक है, विच इज अ ट्रांजेक्शन रिलेटेड, नॉट अ सिक्योरिटी रिलेटेड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विच इज अ ई कैश। द ई कैश इज रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन रिलेटेड, नॉट अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाउ द ट्रांजेक्शन अकर्स इन ई कॉमर्स। इसका मतलब ये है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हमारी जो ट्रांजेक्शन अकर्स यानी कि प्रोसीड होती हैं वो किस वे में होती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यूजिंग ई मीडियाज, बी है, दूसरा ऑप्शन है यूजिंग कंप्यूटर्स ओनली, सी है यूजिंग मोबाइल फ़ोन ओनली, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो भी ट्रांजेक्शन अकर्स होती हैं वो खाली कंप्यूटर की मदद से हो सकती है, नहीं, कंप्यूटर की मदद से भी होती हैं, टैबलेट की मदद से भी होती हैं, और मोबाइल फ़ोन की मदद से भी होती हैं। तो इस बी और सी ऑप्शन में इन्होंने स्पेसिफिक किया हुआ है कि जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं सिर्फ हमारे कंप्यूटर की मदद से होती हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की मदद से नहीं होती। और सी में ये कहा गया है कि मोबाइल फ़ोन की मदद से होती है, कंप्यूटर की मदद से नहीं होती। लेकिन हाँ, ये मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर और टैबलेट जितनी भी ये डिवाइस है ये हमारी ई मीडियाज़ के अंदर में आती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूजिंग ई मीडियाज, विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यूजिंग ई मीडिया इज द करेक्ट आंसर। तो इस सेट में हमने 25 क्वेश्चंस को, ई कॉमर्स और ई आर पी के 25 क्वेश्चंस को हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको प्रेजेंट किया है। आई होप आपको ये सब ठीक से समझ में आया होगा और आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छी चलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर क्वाइट लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।